हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हम सभी चाहते हैं कि हम लोग अपना स्टॉक्स का सिलेक्शन खुद करें। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया, यार ये शेयर ले लो और वो घट गया, उसका प्राइस घट गया, फिर रोने लग गए कि यार ये क्या हो गया, शेयर ख़राब निकल गया। तो इसके इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद समझें चीज़ों को कि हम ये स्टॉक्स क्यों ले रहे हैं और क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है उसमें। ताकि अगर अच्छा हो तो हम अच्छा में सब खुश होते ही हैं, अगर बुरा हो तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, अच्छा ये शेयर तो ऐसे होता ही या फिर ये एक्सपेक्टेड था या फिर ये रीज़न है इसलिए डाउन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए स्क्रीन पे दिख रही है कि हमने google.com ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्क्रीनर। ठीक है, तो ये पहला वाला आ गया लिंक screener.in। इसमें भी एक दो है, एक screener.com है, वो हमारा इंडिया का स्टॉक्स के लिए नहीं है। जो screener.in है वो हमारे इंडियन स्टॉक्स के लिए है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, फीड्स, स्क्रीन, टूल्स और बहुत सारा चीज़ें। और रीसेंट न्यूज़ वगैरह जो भी है, जो आपने सेलेक्ट करके रखा है वॉच लिस्ट में, आपने कोई स्टॉक्स को रखा होगा, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम एक स्पेसिफिक स्टॉक्स को सर्च करने जा रहे हैं कि उस चीज़ का स्टॉक का क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऑल्दो हम बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट जो वेरी फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी का नाम डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। अब मेरे दिमाग में आ गया इन्फोसिस, तो सर्च करेंगे यहाँ पे इन्फोसिस। इन्फोसिस, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इन्फोसिस लिमिटेड, तो इस पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि इन्फोसिस है, इसका प्राइस हो गया 1374, ये डाउन गया 0.106%। इसका वेबसाइट है वगैरह वगैरह। इसका मार्केट कैप है 5,70,078 करोड़ की। इसका करंट प्राइस हो गया और ये सब सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ें हैं। स्टॉक्स पी रेशियो ये हो गया, वैल्यू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड इतना है। तो अब इन सब चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, अभी नहीं लेकिन बाद में। तो अभी हम देखते हैं कि इसका बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि क्या-क्या यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में है और यहाँ पे की पॉइंट्स में आ जाएगा कि इसका डिजिटल सर्विस से 57% अप्रॉक्सिमेट डिजिटल सर्विसेज से रेवेन्यू आता है। फिर इसके कोर सर्विसेज में आ गया। अब और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके वर्टिकल्स वगैरह हो गया, क्या-क्या और है, सारा रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया हुआ है। ज्योग्राफिकल रीजन में क्या है, नॉर्थ अमेरिका से कितना बिज़नेस आता है, यूरोप से कितना बिज़नेस आता है, इस तरह से हमारा है। इसके क्लाइंट्स वगैरह हो गए, एम्प्लॉयी बेस क्या है, एट्रिशन रेट क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये हमारा फ्री वर्जन है, तो आई गेस कुछ नंबर ऑफ क्लिक्स फ्री रहते हैं स्क्रीनर डॉट इन पे। तो इसलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर आपका पेड वर्जन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे पास खुद का भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, बस जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि 1 मंथ के ड्यूरेशन में कितना है, 6 मंथ के ड्यूरेशन में कितना है, 1 ईयर, 3 ईयर, इस तरह से। और चार्ट पैटर्न की बात करें हम, अगर हम नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे, हम सर्च करते हैं इन्फोसिस शेयर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर हमें देखना है कि लास्ट कुछ टाइम में कोई स्पेसिफिक पॉइंट से कितना अप या कितना डाउन गया है, तो उसके लिए यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं, इसके लिए हम सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे इन्फोसिस का शेयर प्राइस और यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से देख सकते हैं कि कितना चेंजेस आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 6 मंथ का फ़िल्टर लगाया, तो हम देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है। तो अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसका फिर माउस कर्सर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, होल्ड करके रखना पड़ेगा इनफैक्ट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना परसेंट डाउन है।
तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है 9.7%। ऑल्दो ये एवरेज वैल्यू है, तो एक्चुअल में इसका थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हमने ये लास्ट फ्यू मंथ्स का ड्यूरेशन का लगाया हो, इसलिए एवरेज प्राइस रहता है। अगर यही हम लास्ट 1 ईयर का चेक करेंगे, तो यहाँ पे कहानी कुछ डिफरेंट ही होगी। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 18 जुलाई का, ठीक है? तो यहाँ पे 18 जुलाई, ये देखिए। अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो 9.72 हो गया। ओके, 9.7 हो गया। और हम थोड़ा सा और लॉन्ग में जाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से लेके इस तक, इस बॉटम तक ज़्यादा 27% है, ठीक है? अप्रैल 1 से। अब यहाँ मैक्स करते हैं, अब यहाँ पे अप्रैल पे जाते हैं। ये इतना डीप है कि आ ही नहीं रहा है। फिर से ट्राई करते हैं। हमने ये लिया था 1903 से 27%। ओके, तो इसमें हमें कुछ चैलेंज आ रहा है, क्योंकि इसका लास्ट 3 इयर्स का हमें डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई और रिज़ल्ट लेते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, ये ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला बॉटम ले लेते हैं, ये टॉप से बॉटम। तो अप्रॉक्सीमेट 14.3%, 12 अप्रैल से 20 अप्रैल का, ठीक है? 12 अप्रैल 2023। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेट 11.65% है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम ज़्यादा ड्यूरेशन में लेंगे, तो वहाँ पे हमारा चेंज होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। रीज़न बीइंग, ये एवरेज शेयर प्राइस रहता है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, तो हमें एग्ज़ैक्ट हमें मिल नहीं पाता है। क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ पे 11th ऑफ अप्रैल शो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ड्यूरेशन ज़्यादा लिया है। तो मतलब ये मतलब फंडामेंटल चीज़ है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर टाइम ऑफ स्पैन में कितना कम और ज़्यादा हुआ, ठीक है? और इसके बाद हमें नेक्स्ट है प्रोज में मिल दिख जाएगा यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली ये प्रॉपर फॉलो नहीं करता कि प्रो मतलब, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है थोड़ा इजी के लिए, लेकिन ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये है तो अच्छी है शेयर और ये नहीं है तो बुरा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा इसका पीयर कंपैरिजन आ गया कि इस सेम फील्ड में और इसके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ऑल्दो ये हमेशा सही नहीं आता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये सही होता है कि सिमिलर फील्ड में आ, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सी कंपनीज़ काम करती है। तो जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि इन्फोसिस सेकंड नंबर पे है, और सेम फील्ड में टेक फील्ड में हमारा टीसीएस फर्स्ट नंबर पे है, एचसीएल, विप्रो उसके बाद इस तरह से है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है? और उसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट करंट मार्केट प्राइस और उसके पी रेशियो, मार्केट कैप एंड ऑल दैट, हम सब देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब कि हर क्वार्टर में हमारा 1 साल का 4 क्वार्टर होता है। तो हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में कंपनी ने कितना बिज़नेस किया, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें, यहाँ पे सितंबर 2020 से सितंबर 2023 तक अप्रॉक्सीमेट 3 इयर्स का, टोटल 3 इयर्स का रहता है क्वार्टरली। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली यहाँ पे 24,000, 25,000, 26, 27, 29 इसका सेल्स है। तो 31, 32 बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू, इसका सेल्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो ये अगर अच्छी कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसका कंटिन्यूस सेल्स बढ़ रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स ही बढ़ रहा है तो यही एक पैरामीटर होगा। दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स जो कि हमें देखना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्च में 37 हो गया, 38 से 37। तो ऐसा नहीं कि मतलब 10 क्वार्टर में अच्छा किया, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में ख़राब कर दिया तो वो ख़राब हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए। बट ऐसा अब 1-2 में चलता है, इट्स ओके। ऐसा नहीं कि हम मतलब बिज़नेस हमेशा सेम पेस से रन हो।
तो इट इज़ फाइन। और भी किसी चीज़ें पे डिपेंड करती है, ग्लोबल स्लो डाउन और क्या इम्पैक्ट है, इसके कॉम्पिटिटर्स में क्या चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। तो सेल्स है तो इसका एक्सपेंसेस होगा, तो अब जिस रेशियो में सेल्स होगा ऑब्वियसली उसी रेशियो में एक्सपेंस बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है सेल्समैन एक्सपेंसेस, वो हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कंपनी का मतलब इससे ये प्रूव होता है कि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, अलॉन्ग विथ प्रॉफिट भी अच्छा कमा के दे रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7000, 74, 72 यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर से थोड़ा सा फ्लैटिश हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, फिर इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऊपर नीचे ओवरऑल देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट अप ही जा रहा है ओवर द टाइम, ठीक है। और हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। उसके बाद अदर इनकम्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अदर इनकम्स में जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जब भी हमारा प्रॉफिट आएगा ऑब्वियसली उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो अ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, उसके बाद ये सारा इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया, मतलब प्रॉफिट क्या हुआ, कोई इंटरेस्ट हुआ, कोई डिप्रिसिएशन हुआ, सबको हम प्लस माइनस करके हमने यहाँ पे टोटल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस रन हो रही है। तो टैक्स के बाद जो ये बचता है ये हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट है, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और ये एक्चुअल कंपोनेंट जो कि इंक्रीज़ होना चाहिए ओवर द टाइम। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्रॉक्स ओवर द टाइम ये इंक्रीज़ ही हो रहा है। अगर हम देखें तो 8052, 5 थोड़ा-सा कम हुआ, फिर 52, फिर थोड़ा-सा बढ़ा, फिर थोड़ा-सा बढ़ा, इस तरह से हम देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर-नीचे करते-करते ओवर द पीरियड हमारा इंक्रीज़ ही हो रहा है। और सेम हमारा वही जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमारा ईपीएस में रिफ्लेक्ट होगा ओवर द टाइम, हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि प्रॉफिट लॉस है, तो ये हमारा ईयरली डेटा है, ठीक है। तो ईयरली डेटा में हम देख सकते हैं कि लास्ट आई गेस 10 इयर्स का रहता है, हाँ 10 इयर्स का हम देख सकते हैं। मार्च 12 से आई गेस 11 इयर्स का हो गया, मतलब ठीक है जो भी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिमिलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा ओवर द चारों क्वार्टर का ऐड करके 1 साल का होगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट होगा और इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन जो भी करके हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें हमें फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर हम देख सकते हैं कि 8000 था, 9000 ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर हमारा इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो इससे ये साइन होता है कि मतलब हमारा सेल्स तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, एक्सपेंस भी इंक्रीज़ होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में या फिर उससे ज़्यादा हो तो वो और भी अच्छी बात है कि हम उससे ज़्यादा रेशियो में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा ओवर द टाइम, वो एक्चुअल में वो स्टॉक प्राइस में उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। रीज़न बीइंग, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी अच्छा देगी, और जब प्रॉफिट अच्छा देगा ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस ही बढ़ेगा। तो मतलब ये एक पैरामीटर है कि मतलब स्टॉक्स में क्या आता है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं कि अच्छा ये हो गया तो यही होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करती है। अ, तो मतलब लेकिन हाँ, ये है कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है ओवर टाइम, तो लॉन्ग टर्म में हाई प्रोबेबिलिटी क्या मतलब है ही कि ओवर टाइम जाएगा ही जाएगा। बट हाँ, मतलब वी हैव टू बी पेशेंट कि हाँ, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है कि हाँ प्राइस इंक्रीज़ होने में शेयर का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में है कि सेल्स इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक प्राइस का अगर जो हम जिसमें हम मोर ओवर इंटरेस्टेड रहते हैं एट द एंड, ये हमारा कि लास्ट 10 इयर्स में स्टॉक्स इतना 13% का कैगर दिया, 5 इयर्स में 16% कैगर दिया, इस तरह से। ओके, और उसके बाद हमारा क्या है, बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिज़र्व्स देखेंगे, तो 2012 में 31,000 का रिज़र्व्स में मतलब होता है क्या कि कंपनी के पास कितना पैसा है रिज़र्व में। अब इतना समझ सकते हैं कि इन कैश कितना पैसा है। तो यहाँ पे 2012 में हम देख सकते हैं कि 31,000 है, और ये ओवर द पीरियड बढ़ते-बढ़ते हमारा
78,000 हो गया। आई गेस ये सारे करोर्स में है। हाँ जी, ये सारे करोर्स में है। और ये आईटी कंपनी है, प्राइमरली सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होती है, तो बोरोइंग ना के बराबर होता है। बोरोइंग में भी होता है, शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। नॉर्मली अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन। अब ऐसा ऐसा भी नहीं है कि कर्ज लेना खराब बात नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो। बट अगर कंपनी डेब्ट फ्री है तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। अब यहाँ पे आईटी टेक कंपनी है, तो इसमें सॉफ्टवेयर बनाती है, तो बोरिंग का चांस बहुत कंपैरेटिवली ना के बराबर ही होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि लीज़ लायबिलिटी है, आई मीन ऑफ़िस रेंट वगैरह, इसका हमें दिख रहा है। और उसके बाद क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। डेब्टर डेज़ हो गया, इन्वेंट्री का इसमें सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि प्रोमोटर्स, आई मीन द इन्वेस्टर्स। तो अब कंपनी, जैसे हम और आप शेयर खरीदते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा मैक्सिमम से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम शेयर लेंगे, तो हम उसको देखते रहेंगे कि अच्छा ये शेयर अच्छा कर रहा है कि नहीं। इसको अच्छा करने के लिए और क्या कर सकते हैं, लाइक अगर नहीं अच्छा करता हम उसको हटा देंगे, हम कुछ और रास्ता ढूँढेंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उस चीज़ों को ओन करते हैं, तो आप उसका अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि उसको हम मुझे और अच्छे से और कितना आगे लेके जाना है। तो वही होता है प्रमोटर का रोल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रमोटर एक्चुअली वो ओन करती है कंपनी को। तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे लॉ के हिसाब से अगर आप चीज़ों को 51% ओन करते हैं, तो आप उसको ओनर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमोटर जो जिन्होंने कंपनी एस्टैब्लिश किया था, या फिर जो कंपनी के प्रमोटर हैं या फिर ओनर हैं, तो उसका परसेंटेज कितना है। तो ये जितना ज़्यादा वो उतना अच्छा साइन होता है। तो जब कंपनी कोई पब्लिक जाती है, आई मीन शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, तो उसका गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि 75% मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, ताकि मार्केट में वॉलेटि मतलब स्टॉक प्राइस वो ना हो, क्या बोलते हैं यार वो, मैनिपुलेट ना हो। तो उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि प्रोमोटर 75% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 12%। तो अब जैसे मैंने बताया कि होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यही एक पैरामीटर है कि अगर प्रोमोटर का शेयर 75% तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो बहुत बेकार कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये वन ऑफ द पैरामीटर्स है कि ये अच्छा होना बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रमोटर के पास काफ़ी परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ शेयर्स नहीं है। बट दैट्स ओके फॉर दिस कंपनी, आई मीन मतलब हर कंपनी का होता है कि उस कंपनी किस तरह से काम करती है। तो अब देखेंगे कि ठीक है, प्रमोटर ने तो इतना रखा हुआ है। तो अब देखा बाकी किसके पास है, तो बाकी देखेंगे एफआईआई। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डीआई होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये होती है बाहर की फॉरेन कंपनीज होती हैं जो कि कंपनी के शेयर्स खरीदती हैं इंडिया में। डीआई होती है डोमेस्टिक, जो कि हमारा म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह हो गई। तो अगर प्रमोटर के पास नहीं है, लेकिन अगर एफआई और डीआई के पास भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शेयर्स है, तो दैट इज़ रियली गुड साइन। क्योंकि अब प्रमोटर को तो बढ़ाना है, पैसा तो है ही, और एफआई और डीआई को भी चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में कोई बाहर से पैसा लगाया, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई पैसा लगाया और मतलब रिटर्न ही नहीं आ रहा है। तो जो ये सब बहुत पैसा होता है इनके पास, तो ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी कोई कंपनी में आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये दूसरा पैरामीटर हो गया कि प्रोमोटर्स तो होना तो अच्छी बात है, उसके अलावा एफआईआई और डीआईआई का भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 14.89% अप्रॉक्सिमेट 15 हो गया, और 35 कितना हो गया ये 50%, और ये कितना 83%, अप्रॉक्सिमेट 83% प्रोमोटर्स एफआईआई डीआई ने रखा हुआ है। गवर्नमेंट का यहाँ पे ना के बराबर 0.19%, और उसके बाद पब्लिक का देखेंगे तो सिर्फ 15%। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मतलब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन एक मतलब काफ़ी डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न पैटर्न दिख रहा है, अगर प्रमोटर को हटा दें ओवरऑल तो। ऑल्दो इसमें इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, तो इट डज़न्ट रियली मैटर, बिकॉज़ वी हैव कंसिडरेबल अमाउंट फॉर ऑफ एफआईआई एंड डीआईआई। ठीक है, तो ओके, उसके बाद क्या है, हाँ,
तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा ये कॉन कॉल है, इसमें देखेंगे बाद में हम। ऑलरेडी आई गेस वीडियो लंबी हो गई है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।